नमस्कार। मैं आपका दोस्त ऋषि अपने इस YouTube चैनल ऋषि टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक मुद्दे पे चर्चा करने आया हूं आपके बीच और वह मुद्दा बिल्किस बानो केस का है। बिल्किस बानो केस काफ़ी ही पुराना केस है और इसके बारे में जनरली लॉ के विद्यार्थी पढ़ते हैं और वो लोग भी पढ़ते हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारियां कर रहे हैं। तो ये केस काफ़ी महत्वपूर्ण केस हो जाता है पढ़ाई के दृष्टिकोण से भी, और जो लोग लॉ से जुड़े हुए हैं या लॉ में पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन सब के लिए ये केस काफ़ी जरूरी हो जाता है, क्योंकि वन ऑफ द लीडिंग केसेस में से एक है बिल्किस बानो केस। बिल्किस बानो केस का जब मैं बात करूं तो मैं गोधरा कांड को नहीं भूल सकता, क्योंकि बिल्किस बानो केस जब हुआ तो उस समय गोधरा कांड हमारे देश का काफ़ी एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन चुका था, क्योंकि गुजरात के दंगे ना मुझसे छुपे हैं ना आप किसी से छुपे हैं। गुजरात में काफ़ी दंगा हुआ था उस समय, साबरमती एक्सप्रेस को आग लगा दिया गया था और बहुत सारे निर्दोषों की हत्या की गई थी उस समय। उस पर मैं ज़्यादा ना जाते हुए मैं अपने इस केस पे फोकस करूंगा कि किस तरह से बिल्किस बानो केस जो है वो फिर से लाइमलाइट में आया है, फिर से चर्चा में आया है। तो इस केस के बारे में समझने से पहले ये सबसे पहले जरूरी होगा कि हम इस चीज को समझें कि इसका बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है। तो मैं आपको शुरू से अभी तक का पूरा जानकारी दूंगा। मैं टोटल डिटेल में आपको जानकारी दूंगा कि किस तरह से क्या चीजें इस केस में हुई थी और किस तरह से इस केस में कन्विक्शन हुआ, कन्विक्शन के बाद किस तरह से दोषियों को रिहा किया गया और फिर से किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस पे एक्शन लिया। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, वन बाय वन स्टेप्स में समझते हैं कि ये क्या था। बिल्किस बानो केस 2002 का केस है और 2002 में गुजरात दंगे काफ़ी चर्चा में थे और उस दंगा का नाम गोधरा दंगा, गोधरा कांड के नाम से भी हम उस गुजरात दंगे को जानते हैं। 2002 में बिल्किस बानो नाम की एक महिला का गैंग रेप किया जाता है, जो कि 5 मंथ प्रेग्नेंट भी थी, 5 महीने की गर्भवती थी, और उनका काफ़ी निर्मम रेप किया जाता है। और ये जो रेप करने वाले लोग थे, ये जो केस दर्ज की गई थी, ये लगभग 20 लोगों के ऊपर था। लेकिन 2004 में इस पे सीबीआई का गठन होता है और सीबीआई इस केस को महाराष्ट्र ट्रांसफर कर देती है, सीबीआई के महाराष्ट्र ब्रांच में ट्रांसफर कर देती है और वहां से सीबीआई का इंक्वायरी, कंप्लीट डिटेल इंक्वायरी इस केस पे होता है और फाइनली जो पाया जाता है वो ये देखा जाता है कि 11 लोग इसके दोषी करार किए जाते हैं और उन सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। एक्चुअली 11 लोग को दोषी पाया गया था और 7 लोगों को रिहा किया गया था, बरी किया गया था 7 लोगों को, और 2 ऐसे भी लोग थे जिनका इस डिसीजन आने से पहले ही मृत्यु हो चुका था। क्योंकि हमारे यहाँ जो जुडिशियल सिस्टम है ये सजा में थोड़ी देरी होती है और देरी के कारण ऐसा है कि 2 दोषी ऑलरेडी पहले ही डेथ कर चुके थे, उनकी मौत हो चुकी थी। और जब ये सजा सुनाई गई थी तो 21 जनवरी 2008 को सीबीआई ने ये बताया था कि 11 लोग दोषी हैं और उसी दिन इन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। और आजीवन कारावास की सजा जब सुनाई गई थी तो ये एक काफ़ी अच्छी जीत थी लॉ की, और बिल्किस बानो के लिए भी एक बहुत अच्छा कह सकते हैं आप कि उनको एक काफ़ी अच्छा न्याय मिला था, क्योंकि किसी भी विमेन के लिए उनका इज्जत ही सब कुछ है और रेप, गैंग रेप जैसे बहुत ही घटिया अपराध उन लोगों ने किया था, इसलिए उन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। ये मुद्दा उस समय जब आजीवन कारावास की सजा सुना दी जाती है उसके बाद ये मुद्दा काफ़ी दब सा जाता है और उसके बाद लगभग सारे दोषी 14 साल की सजा काट चुके होते हैं। उसके बाद उन 11 दोषियों में से एक दोषी सीआरपीसी 432 के अंतर्गत एक अपील फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में ताकि उनको रिहा कर दिया जाए। और ये 432 जो सीआरपीसी का प्रावधान है, ये 432 सीआरपीसी कहता है
कि स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर है कि वो किसी भी प्रिजनर्स को, किसी भी सजा काट रहे दोषी को मुक्त कर सकती है। लेकिन इसके लिए ये भी प्रावधान दिए गए हैं कि 14 साल से ज्यादा जिसने सजा काट ली है या 14 साल की सजा जिसने भी काट ली है, उन दोषियों को अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो माफ कर सकती है और उनके सजा को खत्म कर सकती है। यह हमारे सीआरपीसी 432 में क्लियरली बताया गया है। और इसी का फायदा लेके वो दोषी एक अपील दायर करता है और उस अपील से उसको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह निर्देश दिया जाता है गुजरात गवर्नमेंट को कि गुजरात गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ एक्शन ले। और गुजरात गवर्नमेंट इस पे कमेटी गठन करती है और कमेटी गठन करने के बाद बिल्किस बानो केस के बाकी 11 पूरे के पूरे 11 दोषी को माफ कर देती है और रिहा कर देती है। जब रिहाई हुई तो उसके बाद बिल्किस बानो फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती हैं कि उनके दोषियों को माफ कैसे कर दिया गया, वो भी इतने गंदे आरोपों से कैसे माफ कर दिया गया, जबकि उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। तो इस केस में यह भी एक चर्चा का विषय रहा कि बिल्किस बानो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा कैसे खटखटा रही। वो चाहती तो हाई कोर्ट भी जा सकती थी, लेकिन इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा, आर्टिकल 32 उनको ये सपोर्ट करता है कि अगर उनको क्विक कोई रिलीफ चाहिए तो वो सुप्रीम कोर्ट के लिए आ सकती हैं। वो भी कुछ सर्टेन मामले ऐसे हैं जिसमें बहुत जल्दी रिलीफ मिलने की जरूरत होती है। तो बिल्किस बानो का डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आना ये गलत नहीं था। आर्टिकल 32 का रेफरेंस देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लियर किया। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट बिल्किस बानो आई तो सुप्रीम कोर्ट ने सारे तथ्यों को समझा और समझने के बाद ये डिसीजन दिया कि जो भी 11 लोगों को रिहा किया गया है, उनको फिर से जेल में जाना होगा। और जेल में जाना होगा इसलिए जाना होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि सीआरपीसी 432 में यह प्रावधान है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो दोषियों को रिहा कर सकती है अगर उन्होंने 14 साल से ज्यादा की सजा काट ली है। लेकिन इसके पीछे एक और बात है कि ये उसी गवर्नमेंट को, उसी स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार है जिस स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में यह सजा सुनाई गई है। और क्योंकि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया था कि सीबीआई महाराष्ट्र ब्रांच ने यह सारा के सारा मैटर को सॉल्व किया था और ये सारे मैटर में इन्वेस्टिगेट किया था, तो उसको सजा भी महाराष्ट्र से मिला था। तो महाराष्ट्र द्वारा दिया गया सजा गुजरात कैसे माफ कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने इसका निर्देश देते हुए ये मैटर को महाराष्ट्र को भी सौंप दिया है कि अब महाराष्ट्र चाहे, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इस पे एक्शन ले सकता है। और अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट चाहे तो वो इन 11 दोषियों में से किसी को या सबको माफ भी कर सकता है। ये बहुत जगह मैं देख रहा हूं कि लोग कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिर से भेज दो जेल। नहीं, जेल भेजने सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट इस पे एक्शन नहीं लेती है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट कंप्लीट डिसीजन इस पे नहीं देती है, तब तक वो लोग फिर से जेल चले जाएंगे, क्योंकि इसमें गुजरात गवर्नमेंट को ये पावर ही नहीं था कि वो इस चीज में उन लोगों को माफी दे सके। तो ये क्लियर कर लेने की चीज है। और माफी मांगने का किसी भी प्रिजनर्स के पास माफी मांगने का जो एक हक है, या मैं कह सकता हूं कि एक रास्ता है, वो 3 तरह से वो लोग माफी मांगने के लिए जा सकते हैं। सबसे पहले हमारे अनुच्छेद 72 में ये लिखा हुआ है। अनुच्छेद 72 में कोई भी दोषी डायरेक्ट राष्ट्रपति से माफी मांग सकता है और राष्ट्रपति के पास ये पावर होता है कि वो उस दोषी को या तो माफ कर दे या तो उसकी सजा को कम कर दे। और यही पावर 161 अनुच्छेद 161 आर्टिकल 161 में गवर्नर को दिया जाता है कि वो चाहे तो स्टेट के अंदर किसी भी प्रिजनर्स का सजा को माफ या कम कर सकते हैं। और एक अभी मैंने बताया जिसका सहारा लेकर बिल्किस बानो केस में
जो भी उनके दोषी थे उन्होंने सजा को माफ करवाया था गुजरात गवर्नमेंट से, वो था 432 सीआरपीसी। 432 सीआरपीसी भी किसी भी प्रिजनर्स को माफ करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है। एक्चुअल में स्टेट गवर्नमेंट को पावर इसलिए है क्योंकि हमारे लिस्ट में प्रिजनर्स जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है, और आपको पता है कि जो जिस लिस्ट का मामला है उस लिस्ट के लिए उनको अधिकार होता है कि वो डिसीजन ले सकें। जैसे यूनियन लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट के लिए स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट में यूनियन गवर्नमेंट जो है वो हस्तक्षेप नहीं करता है। तो गवर्नमेंट गुजरात गवर्नमेंट ने इसे सजा से मुक्त किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि ये गुजरात गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है, और अगर इनकी माफी होती है तो ये माफी सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ही कर सकते हैं। तो इस चीज को क्लियर कर दूं मैं कि अभी फिर से ये मैटर जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास चला गया है, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट इस पे एक्शन लेगी, और लेने के बाद वो डिसाइड करेंगे कि बिल्किस बानो के दोषियों को रिहा किया जाए या नहीं। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर मैं अपना ओपिनियन दूं तो मेरे ओपिनियन में बिल्कुल भी इन्हें माफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से रेप के जितने भी अपराधी हैं इनको आजीवन कारावास होना ही चाहिए, क्योंकि रेप एक ऐसा कंडीशन है जिसमें आप ये नहीं कह सकते कि मुझसे हो गया, आप इसमें किसी भी तरह से माफी मांग ही नहीं सकते, क्योंकि रेप एक बहुत 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 ही गंदा अपराध है, और इसमें स्टेट गवर्नमेंट को भी माफ करना उचित नहीं होता मेरे हिसाब से। बाकी स्टेट गवर्नमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं, हर जगह पॉलिटिक्स है, हर जगह बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, इसलिए मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन मेरे हिसाब से बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अहम एक डिसीजन दिया, और फिर से उन सारे 11 दोषियों को जेल में जाने की बात कही है, और ये भी उन्होंने स्पष्ट किया है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ही इसके ऊपर प्रॉपर एक्शन ले सकती है। और मेरे हिसाब से अब ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के हाथ में है कि वो उसको सजा दे या ना दे, रिहा करे या ना रिहा करे। लेकिन मैं यही चाहूँगा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट इस अपील पे बिल्कुल रिजेक्शन दे, और रिजेक्शन दे के इन सब को आजीवन कारावास ही दे, होपफुली। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जो लोग भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उन सब से ये मैं आग्रह करूंगा कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर भी करें। मैं इसी तरह से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा, और अगर आप सब में से किन्हीं को भी लीगल सलाह की ज़रूरत हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी डाल दूंगा, आप मुझसे कॉल पे भी संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।